हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज 10 जुलाई है और आज का जो टास्क था वो बहुत लेट हो गया है, लेकिन कोई नहीं, टास्क तो कंप्लीट करना है तो लेट्स डू इट। कंसिस्टेंसी ज़्यादा मैटर करती है। ओके, सो लेट्स बिगिन। हमारा ये आज का चैप्टर है। हम पढ़ रहे हैं किताब ईगो इज़ द एनिमी बाय रियान हॉलिडे, और उनका आज का लेसन है एक छात्र की तरह सीखते रहे। इतनी अच्छी ट्रेनिंग दे कि किसी आदमी का भूत भी यह कहने के लिए वापस ना आ सके कि उसे इस प्रशिक्षण से कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। अग्निशमन विभाग प्रशिक्षण अकादमी, न्यूयॉर्क। 1980 के दशक की शुरुआत में अप्रैल महीने का एक दिन एक गिटार वादक के लिए दुस्वप्न बन गया, और वही दिन एक अन्य के लिए उसके जीवन का सबसे बेहतरीन दिन बन गया। उसी दिन उसे वह काम मिल गया जिसका वह हमेशा सपना देखता था। एक म्यूजिक बैंड मेटालिका के सदस्य न्यूयॉर्क में एक पुराने गोदाम में एक पूर्व नियोजित रिकॉर्डिंग सत्र से पहले इकट्ठे हुए और अपने बैंड के गिटार वादक डेव मुस्टेन को बिना किसी पूर्व सूचना के बैंड से निष्कासित कर दिया और सैन फ्रांसिस्को वापस जाने के लिए उसके हाथ में बस का एक टिकट थमा दिया। उसी दिन उसके स्थान पर एक बहुत ही शालीन और सभ्य युवा गिटार वादक किर्क हैमेट को काम पर रख लिया गया। वह बड़ी मुश्किल से 20 साल का होगा और अब तक वह एक्सोडस नामक एक बैंड के लिए काम कर रहा था। एक नए जीवन में प्रवेश करने के कुछ ही दिनों बाद उसे उस बैंड के साथ अपना पहला शो करने का मौका मिल गया। कोई भी व्यक्ति यह अनुमान लगा सकता है कि यही वह क्षण था जिसका हैमेट को बचपन से इंतजार था। सचमुच यह वही पल था। हालांकि उस समय मेटालिका को केवल छोटे इलाके में ही जाना जाता था, किंतु मेटालिका एक ऐसा बैंड था जो कहीं ज़्यादा ऊंचे स्थान का हकदार लगता था। उसके संगीत ने पहले ही थ्रैश मेटल की शैली की सीमाओं का विस्तार करना शुरू कर दिया था। इस बैंड की संगीत शैली ने युवा पीढ़ी को दीवाना बना दिया था। कुछ ही वर्षों के भीतर 100 मिलियन से भी अधिक एल्बमों की बिक्री करते हुए मेटालिका दुनिया के सबसे बड़े बैंडों में से एक बन गया। यही वह समय था जब किर्क को एक विनम्र एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि भले ही उसने वर्षों से अपनी शानदार संगीत प्रस्तुतियों के द्वारा लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया था, भले ही वह मेटालिका जैसे सफल और प्रतिष्ठित बैंड का सदस्य था, इसके बावजूद वह अभी भी उतना अच्छा नहीं था जितना वह होना चाहता था। दूसरे शब्दों में, इतना लोकप्रिय और सफल गिटार वादक होने के बावजूद उसे लगता था कि संगीत के क्षेत्र में अभी बहुत कुछ ऐसा था जिसे सीखा जाना बाकी था। इसलिए वह एक शिक्षक की तलाश में लग गया। उसे अपने गृह नगर सैन फ्रांसिस्को में ही एक महान शिक्षक मिल गए जिनका नाम जो सेट्रियानी था। जो सेट्रियानी एक ऐसे शिक्षक थे जो गुरुओं के गुरु के रूप में विख्यात थे और वे स्टीव वाई जैसी कुछ विलक्षण संगीत प्रतिभाओं के साथ काम कर चुके थे। जो सेट्रियानी, जिन्हें हैमेट ने अपने प्रशिक्षक के रूप में चुना था, आगे चलकर उन्हें संसार के सबसे महान गिटार वादकों में से एक के रूप में प्रसिद्धि मिली थी और उन्होंने अपने अद्वितीय व उच्च गुणवत्तापूर्ण संगीत के 10 मिलियन से भी अधिक एल्बम बेचे थे। हैमेट द्वारा सेट्रियानी को अपने गुरु के रूप में चुनना एक असामान्य निर्णय था, क्योंकि सेट्रियानी उन दिनों अपने छात्रों को बर्कले में एक छोटी सी दुकान में संगीत सिखाते थे। यह वह समय था जब किर्क संगीत की उन बारीकियों को सीखना चाहता था जिन्हें वह नहीं जानता था, ताकि संगीत की बुनियादी बातों की अपनी समझ को मजबूत कर सके, ताकि वह संगीत की इस नई शैली की पड़ताल को जारी रख सके जिसे आगे बढ़ाने का उसे मौका मिला था। सेट्रियानी इस बात को समझ गए थे कि हैमेट कहाँ गलती कर रहा था। उन्होंने हैमेट की कमजोरियों को स्पष्ट कर दिया था, किंतु यह तो कोई बड़ी बात नहीं थी। निश्चित रूप से इसके लिए कोई महान प्रतिभा की आवश्यकता नहीं थी। किर्क की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि जब उसने सेट्रियानी से सीखना शुरू किया था, तब भी वह सचमुच एक अच्छा गिटार वादक था। वह पहले से ही अपने बैंड का अग्रणी गिटार वादक था। वह पहले से ही बहुत शानदार और जबरदस्त तेजी के साथ गिटार बजा रहा था। उसका दाहिना हाथ असाधारण व अत्यधिक फुर्तीला था। वह गिटार वादन की अधिकांश चीजों के बारे में जानता था। वह बस यह नहीं सीख पाया कि ऐसी परिस्थितियों में जहां उसने जिन सभी चीजों के बारे में जान लिया था, उन सबको एक साथ जोड़कर कैसे बजाया जाए। इसका मतलब यह नहीं था कि सेट्रियानी की संगीत की
की कक्षाएं किसी भी तरह से उन लोगों के लिए टाइम पास या मजा करने का साधन थी। सेट्रियानी ने बताया था कि हैमेट के मिजाज में एक चीज थी जो उसे दूसरों से अलग करती थी। वह उस तरह के निर्देशों पर भी खुशी खुशी काम करने की सामर्थ्य रखता था जिन पर दूसरे लोग काम नहीं करना चाहते थे। वह एक बहुत अच्छा छात्र था। उसके कई दोस्त और साथी छात्र यह कहते हुए शिकायत करते थे कि मैं एक बहुत कठोर शिक्षक हूँ। सेट्रियानी का सिखाने का तरीका एकदम स्पष्ट और सरल था। उन्होंने बताया उनकी कक्षा में सीखने के लिए साप्ताहिक सबक होंगे। उन सबकों को उसी सप्ताह के भीतर सीखा जाना होगा। यदि हैमेट ने उन सबकों को नहीं सीखा तो इससे कक्षा के हर छात्र का समय बर्बाद होगा, और यदि वह ऐसा करेगा तो उसे कक्षा में आने की कोई जरूरत नहीं थी। अगले 2 वर्षों के लिए किर्क ने सेट्रियानी के सभी निर्देशों का अक्षरशः पालन किया। वह हर सप्ताह अपने गुरु के निरपेक्ष फीडबैक और मूल्यांकन का सामना करने के लिए पूरी तैयारी के साथ आता था, और वह संगीत सिद्धांतों व अपने उस वाद्य यंत्र को बजाने की कला का गहन अभ्यास कर रहा था, जिसका प्रदर्शन वह जल्द ही हजारों और फिर लाखों लोगों के सामने करने वाला था। उस 2 साल की अध्ययन अवधि के बाद भी वह उन लिक्स और रिफ्स को सेट्रियानी के पास लेकर आता रहा जिन पर वह बैंड में काम कर रहा था, और उसने उस वृत्ति को और ज़्यादा के लिए कम करना सीख लिया, पर उसने उन नोटों को महसूस करने और उसी अनुसार उन्हें व्यक्त करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कम नोट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा करने की अपनी क्षमता में सुधार किया। उसने एक गिटार वादक और एक कलाकार के रूप में अपनी क्षमताओं में हर बार सुधार किया। एक छात्र होने की शक्ति केवल यह नहीं है कि उसमें निर्देश और मार्गदर्शन प्राप्त करने की अवधि बढ़ जाती है, बल्कि इसमें आपकी ईगो, अहंकार और महत्वाकांक्षा किसी और के हाथों में चले जाते हैं। इसमें एक हद तक आपकी ईगो पर लगाम लग जाती है, एक सीमा लग जाती है। यह बात हर कोई जानता है कि आप उस गुरु से बेहतर नहीं है जिसके नीचे आप प्रशिक्षु हैं, यहाँ तक कि आसपास भी नहीं है। आप अपने ईगो को टाल देते हैं, आप स्वयं को उन नियमों के अधीन कर देते हैं। आप उनकी झूठी नकल नहीं कर सकते या उनकी चीज़ों को बकवास नहीं कह सकते। शिक्षा को हैक नहीं किया जा सकता है। हर एक दिन इस पर काम करने के अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। यदि आप नहीं करते हैं तो आपको बैंड से बाहर कर दिया जाएगा। हमें यह सोचना अच्छा नहीं लगता कि कोई हमसे बेहतर है, और यह भी अच्छा नहीं लगता कि हमारे पास सीखने के लिए बहुत कुछ बचा है। हमें यह सोचना अच्छा लगता है कि हम किसी कार्य को पूरा कर चुके हैं। हम चाहते हैं कि हम इतने ज्ञानी और सक्षम हों जिससे हम हर चीज़ से निपट सके। चूँकि हम बहुत व्यस्त हैं और बहुत से कामों के बोझ तले दबे हुए हैं, इस कारण से हम सीखना बंद कर देते हैं और अपने आप को अपडेट करने की जहमत नहीं उठाते हैं। नीचे की ओर जाती अपनी सक्षमता का मूल्यांकन करके उसे अपडेट करना जीवन के सबसे कठिन कामों में से एक है, लेकिन साथ ही यह किसी काम में महारत हासिल करने की प्रक्रिया का लगभग अनिवार्य घटक भी है। ज्ञानी होने का ढोंग करना हमारे व्यक्तित्व का सबसे खतरनाक दोष है, क्योंकि यह हमें और बेहतर बनने से रोक देता है। अध्ययनशील आत्म-मूल्यांकन इस रोग की सबसे प्रभावी दोष निवारक दवा है। इसी का परिणाम है कि आप चाहे उसकी संगीत शैली को पसंद करें या न करें, हैमेट संसार के सबसे महान मेटल गिटार वादकों में से एक बन गया। एक भूमिगत आंदोलन से शुरू हुई थ्रेश मेटल संगीत शैली को उसने एक मुख्य धारा की वैश्विक संगीत शैली में रूपांतरित कर दिया। इतना ही नहीं, बल्कि उन संगीत कक्षाओं की बदौलत स्वयं सेट्रियानी ने भी अपनी तकनीक में और ज़्यादा सुधार कर लिया और खुद को बहुत बेहतर बना लिया। गुरु और शिष्य दोनों ने अपने संगीत से धूम मचा दी और स्टेडियमों में अपार भीड़ को आकर्षित करने लगे और उन्होंने वैश्विक संगीत परिदृश्य को बदलकर रख दिया। फ्रैंक शैमरॉक मिश्रित मार्शल आर्ट के अग्रदूत है और वे न सिर्फ इस क्षेत्र की सबसे सम्मानित हस्तियों में से एक है, बल्कि उन्होंने मिश्रित मार्शल आर्ट की बहुत सी चैंपियनशिप भी जीती है। अपने शिष्यों को इस कला में प्रशिक्षित करने के लिए फ्रैंक शैमरॉक के पास एक अनोखी प्रणाली है और अपने हर प्रशिक्षु को वे इसी विशेष प्रणाली के माध्यम से प्रशिक्षित करते हैं, जिसे वे प्लस, माइनस और इक्वल नाम देते हैं। वे कहते हैं कि महान फाइटर बनने के लिए आपको किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो आपसे बेहतर हो, जिससे आप सीख सके, और आपको एक ऐसे व्यक्ति की भी आवश्यकता होती है जो आपसे कमतर हो, जिसे आप सिखा सके। इसके अलावा आपको एक ऐसे व्यक्ति की भी आवश्यकता होती है जो आपकी टक्कर का हो, जो आपको चुनौती दे सके। शैमरॉक के फार्मूले का उद्देश्य एकदम स्पष्ट है, क्या आप जानते हैं और आप क्या नहीं। इसके बारे में आपको हर कोण से वास्तविक और निरंतर फीडबैक प्राप्त करना चाहिए। यह हमारे उस अहंकार को दूर कर देता है जो हमें
पेड़ पर चढ़ा देता है। यह हमारे उस भय को भी दूर कर देता है जो हमें खुद पर संदेह करना सिखा देता है, और इसके साथ ही यह हमारे उस आलस्य को भी नष्ट कर देता है जो हमें हमारी आरामदेह खोली में घुसे रहने के लिए ललचाता है। जैसा कि शैमरॉक ने अपने जीवन के अनुभव के आधार पर कहा था, अपने बारे में गलत विचार हमें नष्ट कर देते हैं। मैं खुद अपने बारे में कहूँ तो मैं हमेशा एक छात्र बना रहना चाहता हूँ। मार्शल आर्ट की कला पर भी यही बात लागू होती है, और हमें अपने जीवन में विनम्रता जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण मूल्य को एक साधन के रूप में इस्तेमाल करना सीखना होगा। आपको अपने आप के एक ऐसे गुरु के मार्गदर्शन में समर्पित कर देना चाहिए जिस पर आप पूरा भरोसा करते हैं। यह इस बात को स्वीकार करने से शुरू होता है कि संसार में और भी बहुत से व्यक्ति हैं जो आपसे अधिक जानते हैं और आप उनके ज्ञान से लाभ उठा सकते हैं, और फिर उन्हें खोज कर अपने बारे में अपने भ्रम को दूर कर सकते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ते रहने और प्रगति करने के लिए एक छात्र जैसी मानसिकता रखना अत्यंत आवश्यक है। मार्शल आर्ट और संगीत का क्षेत्र भी इसका अपवाद नहीं है। एक वैज्ञानिक को विज्ञान के मूल सिद्धांतों और इस क्षेत्र की नवीनतम खोजों के बारे में जानकारी रखनी ही चाहिए। एक दार्शनिक को जीवन के गहनतम ज्ञान से परिचित होना ही चाहिए, और उसे सुकरात की तरह इस बात के लिए भी जागरूक होना चाहिए कि अभी भी वह कितना कम जानता है। एक लेखक को धर्म सिद्धांतों में पारंगत होना ही चाहिए, और उसे उन सिद्धांतों के जैसी अन्य अवधारणाओं को भी पढ़ना चाहिए और उन चीज़ों के अंतर विरोधों पर मंथन करना चाहिए व उनको चुनौती दी जानी चाहिए। एक इतिहासकार को प्राचीन और आधुनिक इतिहास के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही उसे यह भी पता होना चाहिए कि प्राचीन और आधुनिक इतिहास की विभिन्न विशेषताएं क्या हैं। पेशेवर एथलीटों के पास कोचों की टीम होती है, और यहाँ तक कि शक्तिशाली राजनेताओं के पास भी सलाहकार और मार्गदर्शक होते हैं। वे लोग ऐसा क्यों करते हैं? वे लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि महान बनने के लिए और महान बने रहने के लिए उनको पता होना चाहिए कि पहले क्या हुआ था, अब क्या हो रहा है और आगे क्या होगा। सफल होने के लिए हमें अपने क्षेत्र के मूलभूत सिद्धांतों को अच्छी तरह आत्मसात कर लेना चाहिए, और हमें एक ही समय में अटके रहने या जड़वत मानसिकता का शिकार होने से बचते हुए हमारे आसपास की निरंतर परिवर्तनशील चीज़ों के अनुसार स्वयं को विकसित करते रहना चाहिए। हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। हम सभी को अपने स्वयं का शिक्षक, मार्गदर्शक और आलोचक बनना होगा। इस बात पर विचार करें कि हैमेट के स्थान पर हम होते तो क्या करते। कल्पना करें कि एक दिन हम जागते हैं और देखते हैं कि हम अपने क्षेत्र के रॉकस्टार बन गए हैं या बनने वाले हैं। इस बात की काफ़ी संभावना है कि हम इस तरह सोचने के प्रलोभन में फंस जाते। बस मुकाम पर मैं अपनी दम पर पहुंचा हूँ, मैंने करके दिखा दिया। उन्होंने दूसरे लड़के को बाहर का रास्ता दिखा दिया क्योंकि वह मेरे बराबर योग्य नहीं था। उन्होंने मुझे इसलिए चुना क्योंकि मेरे भीतर वो बात थी जिसकी इस बैंड का सदस्य बनने के लिए आवश्यकता थी। क्या हैमेट ने ऐसा किया था? यदि उसने ऐसा किया होता तो शायद हमने उसके या इस बैंड के बारे में कभी नहीं सुना होता। आखिरकार 1980 के दशक से अब तक ऐसे बहुत सारे मेटल बैंड आए और गए जिन्हें सबने भुला दिया। एक सच्चा छात्र स्पंज की तरह होता है, अपने चारों ओर जो कुछ चल रहा होता है उसे अवशोषित कर लेता है। वह उन सभी चीज़ों को अच्छी तरह परखता है और जो चीज़ें सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है उन्हें अपनी याददाश्त का हिस्सा बना लेता है। एक छात्र खुद का सबसे बड़ा आलोचक होता है और साथ ही वह आत्म प्रेरित भी होता है। वह हमेशा अपनी समझ को बेहतर बनाने की कोशिश करता रहता है ताकि वह अगले विषय, अगली चुनौती पर आगे बढ़ सके। एक वास्तविक छात्र अपना खुद का शिक्षक और आलोचक दोनों होता है। उसके मिजाज में अहंकार के लिए कोई जगह नहीं होती है। किसी भी खेल में, द्वंद्व युद्ध, लड़ाई या किसी मार्शल आर्ट में आत्म जागरूकता विशेष रूप से एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि विरोधी लगातार आपकी कमजोरी और ताकत का आकलन करते रहते हैं। यदि कोई योद्धा प्रतिदिन सीखने और अभ्यास करने में सक्षम नहीं है, यदि वह निरंतर सुधार के क्षेत्रों की तलाश नहीं कर रहा है, अपनी कमियों की जांच नहीं कर रहा है और सीखने के लिए अपने साथियों और विरोधियों की नई तकनीकों की खोज नहीं कर रहा है, तो उसे ध्वस्त कर दिया जाएगा और नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। हम में से बाकी लोगों के लिए भी चीज़ें इससे अलग नहीं है।
क्या हम किसी चीज़ के लिए या किसी चीज़ के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं? क्या आपको लगता है कि केवल आप अकेले ही हैं जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की आशा कर रहे हैं? संभवतः आप इस बात पर कतई विश्वास नहीं कर सकते हैं कि उस स्वर्णिम पुरस्कार तक पहुंचने के लिए प्रयास करने वाले एकमात्र व्यक्ति आप ही हैं। यह बात लोगों को हैरत में डाल देती है कि बड़े लक्ष्यों का पीछा करने वाले महान लोग कितने विनम्र प्रतीत होते हैं। इस बात से आपका क्या मतलब है कि वे आक्रामक नहीं थे, वे हक जताने वाले नहीं थे और वे अपनी महानता या अपने भाग्य के बारे में जागरूक भी नहीं थे। वास्तविकता यह है, हालांकि वे आत्मविश्वास से परिपूर्ण थे, किंतु चूंकि वे शाश्वत छात्र बन गए थे, जिसके फलस्वरूप विनम्रता उनके व्यक्तित्व की अभिन्न घटक बन गई थी। एपिक्टेटस कहते हैं कि जो कोई भी यह सोचता है कि वह पहले से सब कुछ जानता है, उसके लिए कोई भी नई चीज सीखना असंभव है। यदि आपको लगता है कि आप पहले से ही जानते हैं तो आप कुछ नहीं सीख सकते। यदि आप बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और प्रश्न पूछते समय अपने घमंड का प्रदर्शन करते हैं तो आपको अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलेंगे। यदि आप आश्वस्त है कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं तो आप और बेहतर नहीं बन सकते। सफल जीवन जीने के लिए फीडबैक प्राप्त करने की कला एक अत्यंत उपयोगी व महत्वपूर्ण कौशल है, विशेष रूप से तीखे और आलोचनात्मक फीडबैक को ग्रहण करने की कला। हमें न केवल इस तीखे फीडबैक को लेने की सख्त जरूरत है, बल्कि सक्रिय रूप से इसके लिए आग्रह करने की जरूरत है। नकारात्मक फीडबैक की तलाश करने के लिए ठीक उस समय परिश्रम करें जब हमारे मित्र और परिवार और हमारा मस्तिष्क हमें यह बता रहे हो कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। हालांकि हमारा ईगो हमें हर कीमत पर ऐसे फीडबैक से दूर रखता है। ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो खुद को उपचारात्मक प्रशिक्षण के लिए रिमांड पर लेना चाहेगा? हमारा ईगो सोचता है कि यह पहले से ही जानता है कि हम कैसे हैं और कौन है, अर्थात यह सोचता है कि हम शानदार, परिपूर्ण, प्रतिभाशाली और सच में अनोखे हैं। हमारा ईगो वास्तविकता को नापसंद करता है और अपने स्वयं के मूल्यांकन को प्राथमिकता देता है। इसके अलावा हमारा ईगो हमें उचित रूप से विकसित होने का समय भी नहीं देता है। अंततः हम जो कुछ बनने की आशा रखते हैं वह बनने के लिए अक्सर हमें अनिश्चितता से जूझने, किसी विषय या विरोधाभास को समझने और उनके साथ कुश्ती करने में लंबा समय लगता है। विनम्रता हमारे ध्यान को उन चीज़ों की ओर आकृष्ट कराती है जिनके बारे में हमें पर्याप्त जानकारी नहीं होती है और हमें इन चीज़ों के बारे में सीखते रहने को हमेशा जारी रखना चाहिए। हमारा ईगो अंत तक हमारा पीछा नहीं छोड़ता है और तर्क देता है कि धैर्य हारने वाले लोगों के लिए है। गलत तरीके से इसे एक कमजोरी के रूप में पेश करता है और यह मानता है कि हम अपनी प्रतिभा को संसार के सामने ले जाने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार है। जब हम अपने काम को वास्तविकता की कसौटी पर कसने के लिए बैठते हैं, जैसे ही हम अपनी पहली एलिवेटर पिच बनाते हैं, अपनी पहली दुकान खोलने की तैयारी करते हैं, जैसे ही हम स्टेज पर जाने से पहले दर्शकों को घूरते हैं, हमारा ईगो हमारा दुश्मन बन जाता है। कपटपूर्ण फीडबैक देते हुए हमें वास्तविकता से अलग कर देता है। यह हमें ठीक उस समय रक्षात्मक बना देता है जब हम रक्षात्मक होने का जोखिम नहीं उठा सकते। हमारा ईगो हमें यह बताकर सुधार करने से रोक देता है कि हमें सुधार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब हमें आश्चर्य होता है कि हमें वे परिणाम क्यों नहीं मिल रहे हैं जिन्हें हम चाहते हैं। दूसरे लोग हमसे बेहतर क्यों हैं और उनकी सफलता अधिक स्थायी क्यों है। आज किताबें पहले से काफ़ी सस्ती हो गई है। बहुत से कोर्स आज फ्री में उपलब्ध हैं। शिक्षकों तक पहुंच हासिल करने में अब कोई बाधा नहीं रह गई है। टेक्नोलॉजी ने इसे बहुत आसान बना दिया है। अपनी शिक्षा को पूरी नहीं कर पाने के लिए अब कोई बहाना नहीं बचा है और क्योंकि हमारे लिए जो जानकारी उपलब्ध है वह इतनी विशाल मात्रा में है कि शिक्षा ग्रहण करने की प्रक्रिया को हमेशा के लिए समाप्त करने का कोई बहाना नहीं है। हमारे जीवन में केवल ऐसे शिक्षक नहीं होते हैं जिन्हें हम भुगतान करते हैं, जैसे कि हेमिट ने सेट्रियानी को भुगतान किया था, और न ही वे किसी ट्रेनिंग डोजो जैसे सुव्यवस्थित व अनुशासित व्यवस्था का हिस्सा है, जैसे कि मार्शल आर्ट गुरु शैमरॉक थे। कई बेहतरीन शिक्षक मुफ्त में उपलब्ध हैं। वे स्वयं सेवक की तरह कार्य करते हैं क्योंकि आपकी ही तरह वे भी कभी युवा थे और उनके भी वही लक्ष्य है जो आज आपके हैं। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो यह भी नहीं जानते कि वे अन्य लोगों को सिखा रहे हैं। वे केवल उदाहरण हैं और यहाँ तक कि हमारे पास अनेक ऐतिहासिक हस्तियों के जीवन चरित्र भी मौजूद है जो किताबों और निबंधों में
हमारे लिए सबक के रूप में उपलब्ध है, लेकिन हमारा ईगो हमें फीडबैक के प्रति इतना कठोर और शत्रुतापूर्ण बना देता है कि यह हमें उन अत्यंत उपयोगी सबकों से दूर कर देता है या उन्हें हमारी पहुंच से बाहर कर देता है। इसलिए एक पुरानी कहावत में कहा गया है, जब छात्र सीखने को तैयार होता है तो उसके लिए कहीं ना कहीं से शिक्षक प्रकट हो ही जाता है। इसलिए एक पुरानी कहावत में कहा गया है कि जब छात्र सीखने को तैयार होता है तो उसके लिए कहीं ना कहीं से शिक्षक प्रकट हो ही जाता है। सो थैंक यू वेरी मच। हैव अ वंडरफुल डे।